आज के वीडियो में हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा जो पॉलिटिकल का है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें से सभी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली हम इसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए ही इस टॉपिक्स को लेकर आए हैं, तो हम इसमें चीजें क्लियर कर लेते हैं, साथ ही साथ सारी चीजों को समझेंगे और साथ में लर्न भी करेंगे। तो मूल अधिकार स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण किया गया है, वर्णन किया गया है। कौन से भाग में? भाग 3 से अनुच्छेद 12 से 15 में मूल अधिकारों का विवरण किया गया है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान अधिकार के विधेयक से प्रभावित रहे। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी जाती है। संविधान के भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये शब्द है मैग्ना कार्टा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के कौन से भाग में मैग्ना कार्टा का वर्णन किया गया है, तो भाग 3 में किया गया है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, संविधान द्वारा किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। अन्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, समान राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। हमारे मूल अधिकार देखा जाए तो हमारे पास 7 मूल अधिकार होते हैं, जिनमें से 7 मूल अधिकार इस प्रकार हैं। सबसे एक में पहला है समता का अधिकार, जिसको अनुच्छेद के 14 से 18 के बीच में, 14 से 18 के बीच में वर्णन किया गया है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णन किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद के 23 से 24 के बीच में वर्णन किया गया है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद के 25 से 28 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में, एंड संपत्ति का अधिकार। सबसे पहला है समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संपत्ति का अधिकार। एंड 7th है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार होता है उसे अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 कह के तहत कानूनी अधिकार बना दिया है। अब हमारा जो संपत्ति का अधिकार है, इसको 44वें संविधान अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया है और इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या होती हैं? आपको रिकॉल कर लेते हैं कि 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से छठे को जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया और उसको अनुच्छेद 12 के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया है। मूल अधिकारों की विशेषता क्या होती है? इनमें कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक विदेशी लोग हों या फिर कानूनी व्यक्ति, जैसे परिषद एवं कंपनियां। ये असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य होते हैं। ये सभी प्रकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं। ये न्यायोचित होते हैं, ये व्यक्ति को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह आवश्यक नहीं कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाए। ये स्थायी नहीं होते हैं, इन्हें संसद के द्वारा कभी भी घटाया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 से 21 में प्रतिभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। इसके बाद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस वाले गुप्तचर समस्याओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंधित आरोपित कर सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं मूल अधिकारों से असंगत विधियां। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या इनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। इसके बाद एक एक अनुच्छेद के बारे में, इसके बाद एक एक मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल्स में क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार है, जो हमारे अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण वर्जित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां पंजीकृत होती हैं। समानता का अधिकार मतलब सभी लोगों को, नागरिकों को हमारे समानता का अधिकार है। उन्हें समानता, इक्वालिटी में उनके साथ ट्रीट किया जाएगा। दूसरे संदर्भ में निहित है कि विधियों द्वारा प्रदत्त अधिकारों और अध्यारोपित दायित्व दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार, समानता, समता
एंड समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम हैं। इस संशोधन में समानता के अधिकार में भी कुछ हमारे सब पॉइंट्स हैं, जैसे विधि का शासन। इसमें बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लेखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है, इसलिए इसे किसी भी तरह यहाँ तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद समता के अपवाद। विधि के समक्ष समानता का नियम पूर्ण नहीं है, इसके लिए कई संवैधानिक निषेध व अपवाद है। इनका वर्णन इस प्रकार है। भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। एंड राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य के लिए किसी निर्णय के प्रति देश के भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक सत्य कार्रवाई से संबंधित है विषय वस्तु का प्रकाशन करता है तो उस पर किसी भी प्रकार की दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकेगा। तो ये इसके कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। उसके बाद कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध भी किया गया है। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या अन्य जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों, निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। उसके बाद शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया जाता है। उपयुक्त वाद को संविधान के 93वें संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया है। इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 पारित किया था। इसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें IIT एवं IIM जैसे संस्थान भी शामिल हैं। अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियम की वैधता पर मोहर लगा दी है। उसके बाद है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यह अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन किया गया है। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित नियमों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म का स्थान या निवास के आधार के पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरे सब पॉइंट। इसके बाद है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था एवं किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में ही और न अधिनियम में ही परिभाषित किया गया है, बल्कि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी गई कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को इनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक नियोगिता अतः या कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादियों से इसका बहिष्कार नहीं होगा। इसके बाद दूसरा सब पॉइंट है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में 4 प्रावधान हैं। यह निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य में से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी भी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। 4th पॉइंट है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपाधि या राष्ट्रपति की संपत्ति के लिए राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। ये 6 अधिकार कौन से हैं? ये 6 अधिकार हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरयुद्ध सम्मेलन का अधिकार, संगम संघ या सहकारी समितियों का बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, राज्य के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निर्वास करने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ये हमारे 6 अधिकारों की रक्षा करता है स्वतंत्रता का अधिकार। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को
समाप्त कर दिया गया है। इस तरीके से 6 अधिकार हमारे बनाए गए हैं। उसके बाद नंबर 3 है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव दुरुपयोग एवं बलात् श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। मतलब हम किसी भी तरह का शोषण नहीं कर सकते, ये किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपबंध होगा और यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मानव दुर्व्यवहार शब्द में शामिल है पुरुष, महिला एवं बच्चों को वस्तु के समान खरीद बिक्री, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यवहार, इसमें वैश्यवृत्ति भी शामिल है। देवदासी और दास इस तरह के कृत्यों पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक व्यवहार और अधिनियम 1956 बनाया है। तो किसी के साथ भी कोई भी बेगार का अभिप्राय है बिना पारिश्रमिक के काम कराना। यह एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी। किसी भी मतलब आप किसी भी अगर आप किसी से परिश्रमिक करवाते हैं तो आपको उसका मूल्य देना होगा, जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार कभी-कभी अपने नौकरों या उधार लेने वालों से बिना कोई भुगतान किए कार्य कराते थे। अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात् श्रम के अन्य प्रकारों, बंधुआ मजदूरों पर भी रोक लगाता है। ये अनुच्छेद 23 में इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है। इसके बाद बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अगले अधिकार के बारे में। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद के 25 के अनुसार की गई है। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसके अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता मिलेगी, मानने का अधिकार, आचरण का अधिकार, प्रसार का अधिकार, ये सभी अधिकार हमें धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में दिए गए हैं। उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हमारे अनुच्छेद 29 में यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति और सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिकों को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उसमें किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उसमें सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है, जबकि दूसरी व्यवस्था नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है, और फिर चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंध करता हो। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें हमारे शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार भी है, इसी अनुच्छेद में वर्णित है, इसी अधिकार में वर्णित है। उसके बाद नंबर 6 है हमारा इसके बाद नंबर 7 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्धहीन, तर्कहीन और शक्तिहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए न हो। इस तरह अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है। ये कई बार पूछ भी लिया जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो 32 में। दूसरे शब्दों में हम इसे समझा देते हैं कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। किसने बनाया हुआ? डॉक्टर अंबेडकर ने। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं। इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। इसमें निम्नलिखित 4 प्रावधान और भी हैं। वो 4 प्रावधान है मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाही और उच्चतम न्यायालयों में समावेदन करने का अधिकार, उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वे किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय में आने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्य था उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के तहत इनको स्थगित कर सकता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला है। इसे इस प्रयोजन हेतु मूल और विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करना है।
दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों संबंधी मामलों पर जशन नहीं उठा सकता। अनुच्छेद 32 केवल इसलिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता केवल नगर पालिका कार्यपालिका आदेश या विधायिका की संवैधानिकता को निर्धारण किया जा सके। रिट प्रकार एवं क्षेत्र के बारे में समझ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण एवं अधिकार प्रेक्षा। संबद्ध अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय के भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। चूंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं कर सकता। 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। अनुच्छेद 226 अब सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे लैटिन भाषा में लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति के संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, कि किसी विशेष व्यक्ति को प्रस्तुत करना, उसी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए, तब न्यायालय मामले को जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध हो तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। इसके बाद है परमादेश। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किया जा सकता है। परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं है उनके लिए पेश किया जाए। उसके बाद है प्रतिषेध, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकारियों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायालय कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। यह रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। उसके बाद है उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकारियों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जा सकता है। अधिकार प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति उसके बाद बात करेंगे अधिकार प्रेक्षा की, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक कार्यालय में दायर करने एवं दावे की जांच करने के लिए जारी किया जा सकता है। रिट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामलों में तब जारी किया जा सकता है जब इसका निर्माण संवैधानिक हो। इसके बाद है सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार होता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक, पुलिस मामलों एवं खुफिया एजेंसियों द्वारा अन्य मूल के अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों का पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी लागू हो। यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह किसी मूल अधिकार का उल्लंघन है। ये हमारा मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ के सिद्धांत को अंग्रेजी कानून ने लिया गया। हालांकि मार्शल लॉ एक संविधान में व्याख्या नहीं की गई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सैन्य शासन। यह ऐसी स्थिति का परिचालक होता है जहां सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम न कानूनों के तहत संचालित किया जा सकता है। तो ये हमारे मूल अधिकार हैं जिनका वर्णन हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है।